प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की नई उम्मीद के रूप में उभरा है। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय को अब वर्चुअल माध्यम से भी देखा जा सकेगा, वेबसाइट हुई लॉन्च। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में कोरिया जिले के जनकपुर पोषण पुनर्वास केंद्र ने छत्तीसगढ़ में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और खरीफ फसल के लिए राजनांदगांव जिले के किसान खाद बीज का उठाव करने में जुटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशांत विश्व में आज भारत आशा की नई किरण है। वडोदरा में कुंडल धाम स्थित स्वामी नारायण मंदिर और करेली बाग के स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज हम नए भारत का निर्माण करने के लिए सामूहिक रूप से संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्षरत विश्व आज भारत को शांति की नई उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि प्राचीन परंपराओं से प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए नया भारत नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नए भारत को समूची मानवता का मार्गदर्शन करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज पूरी मानवता को योग का मार्ग दिखा रहा है और उसे आयुर्वेद की शक्ति से परिचित करा रहा है। मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक के नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने भारत की इन सफलताओं का श्रेय देश के युवाओं के सामर्थ्य को दिया और बढ़ती जनभागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जो लक्ष्य असंभव माने जाते थे, भारत उन क्षेत्रों में आज बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। बस्तर संभाग में विकास की राह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर ही बदल दी है। सरकार की नीतियों के कारण आज बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सामने आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण उस वक्त सामने आया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर क्षेत्र के कोंटा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री से कभी नक्सली संगठन में कमांडर रहे मड़कम मुदराज ने मुलाकात की और अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि उसकी इच्छा मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने की है। इस पर मुख्यमंत्री ने बड़ी आत्मीयता से मड़कम के कंधे पर हाथ रखा और हाथ भी मिलाया। उन्होंने मड़कम के मुख्य धारा में लौटने पर सराहना की और उनके लिए ताली भी बजवाई। मड़कम के हाथों में पहले बंदूक थी और आज भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उसका खौफ ग्रामीणों में था और आज नक्सली इनके नाम से कांपते हैं। मड़कम ने बताया कि उनकी पत्नी भी उनके साथ संगठन में थी। एक दिन दोनों पति पत्नी ने अपनी राह बदली और आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद वे एसपीओ बने, इसके बाद सिपाही, एएसआई, एसआई और अब वे डीआरजी में इंस्पेक्टर हैं। मड़कम कहते हैं कि आज उनकी तनख्वाह भी अच्छी है, इस कारण बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। नक्सली संगठन में होते तो वे ऐसा नहीं कर पाते। डाक सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों पर प्रत्यक्ष परिचर्चा करके उनका समाधान करने के लिए आज भिलाई में संभाग स्तरीय डाक अदालत का आयोजन किया गया। दुर्ग संभाग के प्रवर अधीक्षक हरीश कुमार महावर ने बताया कि ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ही डाक अदालत का आयोजन किया गया। की समस्या डाक विभाग से हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग समय समय पर डाक अदालत आयोजित करते रहते हैं। सामान्यतः ये 3 महीने की अवधि में एक बार आयोजित की जाती है। तो किसी भी जन सामान्य को कोई भी डाक से सुविधा से संबंधित कोई शिकायत होती है तो उनकी सुनवाई होती है
और उनका उचित निराकरण किया जाता है। इसके लिए पेपर में विज्ञप्ति देकर सभी को एक सूचित किया जाता है कि यदि उनकी कोई समस्या हो तो यहाँ डाक अदालत में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डाक अदालत में उपभोक्ता डाक सेवाओं से संबंधित सभी शिकायतें जैसे डाक वस्तुओं का वितरण, काउंटर सेवाएं, लघु बचत योजनाएं, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा से संबंधित शिकायतों का समाधान किया गया। प्रदेश में पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों की सेहत में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले के जनकपुर पोषण पुनर्वास केंद्र ने सर्वाधिक बेड ऑक्यूपेंसी के साथ छत्तीसगढ़ में शीर्ष पायदान पर कब्जा जमाया है। राज्य स्तर पर जारी रिपोर्ट में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक जनकपुर केंद्र में बेड ऑक्यूपेंसी रेट 136% है। एक साल की अवधि में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में बनाए गए पोषण पुनर्वास केंद्र में 209 बच्चों को भर्ती कर पोषण आहार और चिकित्सकीय सुविधा दी जा चुकी है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए पूरी स्वास्थ्य टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। समन्वय टीम का परिणाम रहा है, क्योंकि महिला बाल विकास और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम द्वारा जो गंभीर कुपोषित और मध्यम कुपोषित बच्चे हैं उनका रोस्टर बनाया गया और रोस्टर के आधार पर उनका नियमित रूप से एनआरसी में भर्ती कराया गया और इसकी सतत निरीक्षण टीएल के माध्यम से किया जाता रहा और उसका परिणाम रहा कि जनकपुर का जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है पूरे राज्य में फर्स्ट नंबर पर। गौरतलब है कि जिले में गंभीर और मध्यम कुपोषित श्रेणी में चिन्हांकित बच्चों को नजदीकी पोषण पुनर्वास केंद्रों में रखा जा रहा है। कोरिया जिले में 5 पोषण पुनर्वास केंद्र हैं, जिनमें कुल 50 बेड उपलब्ध हैं। देश के टॉप 10 म्यूजियम में शामिल रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय को अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर देखा जा सकता है। संस्कृति विभाग ने विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर इस वेबसाइट को वर्चुअल तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसकी फोटोग्राफी 3D की तर्ज पर की गई है। वेबसाइट के लॉन्च होने से देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग इस संग्रहालय को देख सकेंगे। महंत घासीदास संग्रहालय को संस्कृति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और गूगल मैप के जरिए भी देखा जा सकता है। और इस बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हम इस समय फोन लाइन से जुड़ रहे हैं संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य जी से। हेलो हेलो तो हमारा संपर्क अभी इस समय नहीं हो पा रहा है संस्कृति विभाग के संचालक से। हम आगे उनसे संपर्क जैसे ही हमारा होगा हम उनसे बात करेंगे। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। जून महीने के प्रथम सप्ताह में प्री मानसून के आगमन की आहट के मद्देनजर राजनांदगांव जिले के किसान खाद बीज का उठाव करने में जुट गए हैं। बड़ी संख्या में किसान रोजाना सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा समितियों में खाद बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया है। खरीफ सीजन के लिए जिले की विभिन्न सोसाइटी में 23,000 क्विंटल से अधिक बीज का भंडारण किया गया है। वहीं खाद के भंडारण का लक्ष्य 65,000 मीट्रिक टन रखा गया है। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि जिले की 132 समितियों के माध्यम से यूरिया, डीएपी, पोटाश की व्यवस्था की गई है। जिले में खाद की कहीं कमी नहीं है। 30 समितियां और 90 समितियां कबीरधाम जिले में यूरिया एवं डीएपी, सुपर फास्फेट एवं पोटाश की उपलब्धता कराई गई है और जिला प्रशासन के सहयोग से और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में यूरिया एवं यूरिया खाद समस्त केंद्रों में उपलब्ध है, कराई गई उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही डीएपी भी हमें अभी 2 दिन पूर्व प्राप्त हुआ है, जिसका 1100 टन डीएपी प्राप्त हुआ है, जिसमें से आधा हमने केंद्रों को प्रेषित कर दिया गया है और डीएपी की उपलब्धता होने से कृषकों को काफ़ी राहत के। बीते दिनों जिले के किसानों को खाद बीज की किल्लत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में खाद बीज पहुंचने से किसानों की चिंता खत्म हो गई है और वे बड़ी संख्या में सोसाइटी पहुंच रहे हैं। दर्शकों, विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में कई आयोजन किए गए और रायपुर का जो म्यूजियम है उसे वर्चुअली लॉन्च किया गया। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य जी से। हेलो जी, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार जी सर, नमस्कार। आपका दूरदर्शन समाचार में स्वागत है सर।
जी धन्यवाद। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी अभी कल विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर रायपुर के म्यूजियम को वर्चुअली लॉन्च किया गया है, तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और इससे देश और विदेश के जो लोग हैं किस तरह से जुड़ सकेंगे? जो रायपुर का संग्रहालय है, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे देश के 10 प्राचीनतम संग्रहालयों में से एक है। जी 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। जी कोरोना काल में क्योंकि काफी देर तक संग्रहालय बंद रहा था और इसके बाद बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि कुछ हमने कोर्सेज भी जो है दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कराया था। जी तभी हमें एक आइडिया आया था कि हमें बाहर लोगों तक पहुंच अगर बनानी है हमारे संग्रहालय की, तो हमें वर्चुअली एक विजिट करवानी पड़ेगी। और हमारे संग्रहालय में 5वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के नल काल से लेके नागवंशी रूलर्स तक के सारे पुरावशेष यहाँ पर उपस्थित है। जी और हमारी संस्कृति और धरोहर को दर्शाता ये बहुत ही पुराना संग्रहालय है। जी अब ये वर्चुअली अवेलेबल कराया है और इससे ये हुआ है कि जहाँ सिर्फ 100 से 150 आदमी दिन में आते थे, जी वो पहले ही दिन जो है 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसको वर्चुअली विजिट किया है। जी तो सर, ये बहुत अच्छी पहल है और निश्चित रूप से इससे देश विदेश के लोग जुड़ पाएंगे। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस साइट से या किस जगह पर वो ऑनलाइन हमारे इस संग्रहालय से जुड़ सकेंगे देश विदेश के लोग? पहले तो ये है कि जो हमारे कल्चर विभाग की वेबसाइट है उसमें लिंक अवेलेबल है। जी और दूसरा जो आजकल गूगल है, जी गूगल में भी हमने इसको डाल दिया है, जो गूगल मैप है। जी तो जैसे हमें कहीं भी आजकल नेविगेशन करनी होती है तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर आप महंत घासीदास संग्रहालय उसमें डालेंगे जी तो गूगल मैप्स में, तब भी उसमें उसकी लोकेशन भी आ जाएगी और उसका वर्चुअली विजिट भी उसमें किया जा सकता है। जी उसमें 360 व्यू 360 डिग्री करके एक ऑप्शन रहती है जी फोटोज में, जी वहां से भी उसको देखा जा सकता है। जी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आचार्य जी। तो इस समय विवेक आचार्य जी हमसे जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि किस प्रकार लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर कुमार गौरव सिंह अपने दल बल के साथ पथरिया विकासखंड के बैजना और मदकू गांव पहुंचे और चौपाल लगाई। उन्होंने चौपाल में ग्रामीणों की नागरिक केंद्रित योजनाओं, पेयजल, बिजली, राशन, सड़क संबंधी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मदकू द्वीप की पुरातात्विक मूर्तियों और प्राचीन अष्टभुजी गणेश प्रतिमा का भी अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, इसे देखते हुए यहां सुविधाओं का विस्तार करने की जरूरत है। गौरतलब है कि मदकू द्वीप शिवनाथ नदी के 2 भागों में विभक्त होने के बाद एक द्वीप के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में सेनानी पहुंचते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा यहाँ 10वीं 11वीं सदी के 2 अत्यंत प्राचीन मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। इस स्थान पर 2 प्राचीन शिलालेख भी मिले हैं। साथ ही खुदाई में गुप्तकालीन और कलचुरी कालीन प्राचीन मूर्तियां भी मिली हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने विकासखंड बोड़ला के हरिन छपरा गांव में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन और माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। इस मौके पर मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य में कुपोषण मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों से चर्चा की और अधिकारियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वन मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं वे आवेदन दे सकते हैं। कलेक्टर रजत बंसल ने जगदलपुर शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल और लाल बाग मैदान में पहुंचकर निर्माणाधीन झीरम शहीद स्मारक का निरीक्षण किया। श्री बंसल ने शेष निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा।
रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों में विभिन्न जगहों पर शिविर लगाकर राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने आरंग तहसील के ग्राम भोथली, बहनाकाड़ी और अकोलडीह में लगाए गए शिविरों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। भोथली के राशन दुकान संचालक द्वारा कम राशन दिए जाने की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने एसडीएम को संबंधित राशन दुकान संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं एक बुजुर्ग महिला द्वारा भरण पोषण के संबंध में अपने पुत्र की शिकायत किए जाने पर कलेक्टर ने एसडीएम को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा। भोथली में बोर की मांग किए जाने पर कलेक्टर ने तत्काल इसकी मंजूरी दी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल और स्वच्छता मिशन के द्वारा दुर्ग के ग्राम देवादा में जल सभा का आयोजन किया गया। इस जल सभा में यूनिसेफ वॉश के भारत प्रमुख निकोलस ऑब्सर्व भी शामिल हुए। गांव की सरपंच उर्वशी वर्मा सहित उनके जल बहिनियों के समूह ने उन्हें ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों से अवगत कराया। साथ ही जल संरक्षण और शुद्ध पेयजल की उपयोगिता, आपूर्ति के बारे में उन्हें जानकारी दी। कांकेर से आई हुई जल बहिनियों ने जल परीक्षण किट के द्वारा जल की गुणवत्ता जांच कर अशुद्ध पेयजल के नुकसान की जानकारी दी। इस मौके पर निकोलस ऑब्सबर्ट ने उम्मीद जताई कि यहां के ग्रामीण जल क्रांति लाकर शुद्ध पेयजल का महत्व हर घर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।